नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा रितेश। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी के साथ ही खेती से जुड़ी अन्य जानकारियां। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। अंगूर उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा। बफर स्टॉक के लिए 51,000 मीट्रिक टन दालों की खरीद। मिल मालिकों को चीनी निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद। 5 सालों में सोयाबीन तेल का आयात दुगने से भी ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोनालिसा। अब कृषि समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र ग्रेप ग्रोवर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल अंगूर का कुल उत्पादन 30 लाख टन के स्तर को छूने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा है। मौसम की मार के चलते इस साल भले ही खाद्यान्न उत्पादन पर इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अंगूर की खेती पर इसका अनुकूल असर पड़ा है। अनुकूल मौसम के चलते इस साल इसके उत्पादन में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। महाराष्ट्र ग्रेप ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ खापरे के अनुसार इस साल अंगूर का कुल उत्पादन 30 लाख टन के स्तर को छूने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा है। महाराष्ट्र के नासिक, सांगली, पुणे और सोलापुर में करीब 4 लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में अंगूर की खेती की जाती है। महाराष्ट्र का नासिक जिला भारत में सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक जिला है। अकेले नासिक का करीब 1.75 लाख हेक्टेयर भाग अंगूर के बागों के तहत आता है। पिछले सीजन में अंगूर की फसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई थी, लेकिन इस बार मौसम अनुकूल रहने से बम्पर पैदावार हुआ है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने दालों के दाम पर नियंत्रण और उसकी आपूर्ति में निरंतरता बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए अब तक बफर स्टॉक के लिए 51,000 मीट्रिक टन दालों की खरीद की है। पिछले साल के आखिरी दिनों में दालों की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने दालों के दामों पर नियंत्रण और उसकी आपूर्ति में निरंतरता बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए बफर स्टॉक के लिए दालों की खरीदी की है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चालू वर्ष के लिए 1.5 लाख टन दालों का बफर स्टॉक बनाने को मंजूरी दी थी। इसके बाद सरकारी एजेंसियों ने बफर स्टॉक के लिए 51,000 मीट्रिक टन दालों की खरीदी की है। अब इन एजेंसियों से 1 लाख टन दालों की खरीद लक्ष्य के लिए मसूर, चना और अन्य रबी दालों की खरीद करने को कहा गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव सी विश्वनाथ ने कहा है कि आर्थिक मामलों की अंतर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की समीक्षा के दौरान लिए गए निर्णय के तहत 85,000 मीट्रिक टन दाल की खरीदी के आदेश दिए जा चुके हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का मानना है कि दालों का बफर स्टॉक बनने से दालों की आपूर्ति बेहतर बनाए रखकर कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। चालू सीजन में वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है, जिससे मिल मालिकों को उम्मीद है कि निर्यात मांग में बढ़ोतरी होगी। चालू सीजन में वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। पिछले 6 माह में चीनी के दाम में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी ईस्मा के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक बाजार में जहां चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं मुंबई के थोक बाजार वाशी में चीनी के दाम बढ़कर 2,887 रुपये पर चल रहे हैं। पिछले 1 महीने में हाजिर बाजार में S30 ग्रेड की कीमत 8% और M30 की कीमत 5.3% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 6 महीने में इन दोनों ग्रेड के दाम 25.2% और 22.7% बढ़ चुके हैं। पिछले 6 महीने में वादा बाजार में चीनी के भाव 36% तक बढ़ चुके हैं। NCDEX में चालू अनुबंध यानी मार्च 2016 की चीनी के दाम 3,052 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार इस समय चीनी की औसत कीमत 36 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जो 1 महीने पहले तक 32 रुपये प्रति किलोग्राम थी। ईस्मा के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए अब तक 12.5 लाख टन चीनी का निर्यात करार किया जा चुका है। स्टॉकिस्टों और मिल मालिकों को इस साल चीनी निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। विश्व बाजार में सोयाबीन के दाम अपेक्षाकृत कम रहने के कारण पिछले 5 सालों में सोयाबीन तेल का आयात दुगने से भी ज्यादा हो गया है।
भारत में खाद्य तेलों में इस्तेमाल किए जाने वाले सोयाबीन तेल के दाम विश्व बाजार में काफ़ी कम चल रहे हैं। यही कारण है कि विश्व बाजार में सोयाबीन के दाम अपेक्षाकृत कम रहने के कारण पिछले 5 सालों में सोयाबीन तेल का आयात दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है। इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा के चेयरमैन डेविस जैन के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान देश में 9.41 लाख टन सोयाबीन तेल का आयात किया गया था, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 30.29 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि विश्व बाजार में सोयाबीन के तेल के दाम अपेक्षाकृत कम रहने और भारत में इसके आयात शुल्क की कम दर होने के कारण देश में सोयाबीन तेल का आयात धड़ल्ले से किया जा रहा है। आयात शुल्क में कमी के कारण स्थिति यह है कि सोयाबीन तेल का यह आयात भारत की सोयाबीन तेल की कुल जरूरत से भी ज्यादा है। श्री जैन ने कहा कि सस्ते सोयाबीन तेल के धड़ल्ले से आयात से न केवल भारत में कारोबारी संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि घरेलू प्रसंस्करणकर्ताओं और किसानों के हित भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सोयाबीन तेल के अनाप शनाप आयात पर रोक लगाने के लिए सरकार को टैरिफ रेट कोटा तय करना चाहिए। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 दिन के दौरान कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। इसके अलावा इन दोनों राज्यों में कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चली हैं और कहीं कहीं बर्फबारी भी हुई है। वैसे इन राज्यों में अधिकतर जगहों पर इस दौरान सामान्य बारिश भी हुई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और केरल में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के भी अधिकतर हिस्सों में सामान्य बारिश हुई है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के अनेक हिस्सों में भी पानी बरसा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तमिलनाडु में भी बरसात हुई है। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के बनिहाल, भदरवाह, पहलगाम, कुकरनाग और कुपवाड़ा में सबसे ज्यादा पानी बरसा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, शिमला और सोलन में भी काफी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आगे भी भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसी तरह उत्तराखंड में भी तेज बारिश और बर्फ गिरने की संभावना है। इन तीनों राज्यों में कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। इनके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में रविवार को कुछ जगहों पर ओले पड़ सकते हैं। इसके अलावा उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के अधिकतर राज्यों में रविवार को बरसात होगी। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादातर जगहों पर बारिश होगी। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार में कहीं कहीं और झारखंड में अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर पानी बरस सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में रविवार को इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, केरल और लक्षद्वीप में भी 1-2 जगहों पर बरसात के आसार हैं। देश के कई इलाकों, खासकर उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। ऐसे में किसानों को फसलों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और मैदानी क्षेत्रों में गेहूं, सरसों और मसूर की फसल लगी है। बारिश होने की अवस्था में इन फसलों में से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं और सब्जियों की फसलों में से भी पानी निकालने का प्रबंध करें। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की स्थिति में सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसल को बचाने के उपाय किसानों को करने चाहिए।
खेतों और बागों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बारिश खत्म होने के बाद ही खेतों में उर्वरक का इस्तेमाल करें। अगर बारिश के समय उर्वरक इस्तेमाल किया जाएगा तो पानी के साथ ही खेतों से बहकर बाहर आ सकता है। हिमाचल प्रदेश में अभी आलू की फसल लगी है। बारिश से खेतों में नमी हो गई होगी, ऐसे में आलू की खुदाई की जा सकती है। वहीं फलों की फसल में हेल नेट लगाए जा सकते हैं। तेज हवा से बचाव के लिए पौधों को सहारा देना चाहिए। केले के गुच्छों को प्लास्टिक की थैलियों से ढक देना बेहतर रहेगा। वहीं गन्ने को तेज हवा से बचाने के लिए आपस में बांध देना चाहिए। वैसे कुछ इलाकों में फसलों की कटाई हुई है, ऐसे में फसल को सुरक्षित जगह पर रख लें। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि बागवानी में सेब और अमरूद की कौन कौन सी नई किस्में विकसित की गई हैं भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ के वैज्ञानिकों द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। और ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं किस तरह से भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ के कृषि वैज्ञानिकों ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाने में सेब और अमरूद की कौन कौन सी नई किस्में और विधियां विकसित की हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे संस्थान का जो उद्देश्य है उस समेकित कृषि प्रणाली विकसित करना, तो हमारा कार्य यहाँ पे फलों पर आधारित समेकित कृषि प्रणाली को विकसित करना। तो फलों पे आधारित यानी कि फ्रूट बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए हम लोगों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं कि फल कैसा हो, फलदार वृक्ष कैसा हो।
तो पहली आवश्यकता ये होती है कि जो हमारा फलदार वृक्ष जिसको कि हम अपने कृषि प्रणाली में चयनित करते हैं, उसकी कैनोपी यानी फल का विस्तार कम होना चाहिए, और जो पेड़ होना चाहिए जल्दी फलत में आने वाला होना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो फल वृक्ष हमारा प्रूनिंग यानी कटाई छटाई को रिस्पांस करता हो। तो इसी क्रम में हमने कई फलों को चयन किया इसमें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो एक फल जिसको कि हम कहते हैं सेब कहते हैं, ये सेब की प्रजाति अन्ना है। इस पे कार्य करने का उद्देश्य ये था कि ये नॉन ट्रेडिशनल और हाई वैल्यू क्रॉप है, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में सेब नहीं होता है, किंतु इसकी वैल्यू यानी कि मूल्य बहुत अधिक होता है। तो विज्ञान में जो प्रगति हुई है उसके अंतर्गत कई ऐसी प्रजातियाँ विकसित हुई हैं जो मैदानी क्षेत्रों में हो सकती हैं। उसी क्रम में ये सेब की प्रजाति अन्ना है जो कि इजराइल में विकसित की गई थी, उसको हम लोगों ने यहाँ पे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रयास किया। तो अन्ना की प्रजाति जब हमने लाके अपने इस मेरठ की ज़मीन पे लगाई तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले, जो प्रारंभिक अवस्था के परिणाम बहुत अच्छे मिले। ये जो पौधे आप हमारे साथ देख रहे हैं ये लगभग 2 वर्ष के पौधे हैं, और इसमें पिछले वर्ष भी अच्छी फ्लावरिंग आई थी, फ्रूट सेटिंग भी हुई थी। इस साल भी आप देख रहे हैं कि इसमें पूरे, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरे जितनी भी शाखाएं हैं सारी शाखाओं में हमारे पुष्प उद्भव हुआ है, और इसमें फूल आना लगभग 15 फरवरी से स्टार्ट होता है और 15 मार्च या मार्च के अंत तक इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। पिंक बड स्टेज आता है, फिर फूल ओपन होता है, फ्रूट सेटिंग होती है, और इसमें सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे तक मधुमक्खियों का अच्छा खासा वो विजिट होता है, जिसकी फ्रूट सेटिंग अच्छी होती है, पॉलिनेटर्स। तो सेब में ये होता है कि अच्छी फ्रूट सेटिंग के लिए हमें 2 प्रजातियों का कॉम्बिनेशन कम से कम लगाना होता है। अभी हमारे पास सिर्फ अन्ना प्रजाति थी, हमने अन्ना को लगाया, इसके बाद भी इसमें फ्रूट सेटिंग मिली। तो इस बार हमने कुछ दूसरी प्रजातियाँ जैसे कि डॉर्सेट गोल्डन है, मिकेल है, इन प्रजातियों को भी हमने लाके लगाया है, जैसे कि आप पौधे देख रहे हैं। तो इन सब प्रजातियों को भी हमने लगाया है, क्योंकि ये पौधे अभी हमारे प्रारंभिक अवस्था में इसमें पुष्पन नहीं हुआ है, सिर्फ अन्ना में पुष्पन हुआ है। लेकिन अन्ना का पुष्पन और फ्रूट सेटिंग ये बताता है कि इसकी अच्छी संभावनाएं हैं भविष्य में। जब हमारे पास दूसरी प्रजातियों का भी प्लांट्स फ्रूट फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होगा, तो फ्रूट सेटिंग की परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो ये एक अच्छी संभावना हमें मिला है, एक दिशा मिला हुआ है कि मैदानी क्षेत्रों में भी हम सेब की बागवानी की कोशिश कर सकते हैं यदि हमारी दोनों प्रजातियों में अच्छा फ्रूट सेटिंग हो जाता है। लेकिन जो प्रारंभिक अन्ना के जो हमें परिणाम मिले हैं बहुत ही अच्छे हैं, इनकरेजिंग है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी जो अन्ना प्रजाति का सेब है, इसमें फरवरी के मध्य में फूल आता है और जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच में इसमें फल हमारा तैयार हो जाता है। इसमें फल का जो औसत आकार है वो करीब 90 ग्राम के आसपास आता है, जिसपे कि पीले रंग का फल विकसित होता है, उस पर लाल रंग की आभा आती है, और फल की मिठास 18 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होती है, जो कि एक अच्छी मिठास मानी जाती है। और जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो फल तैयार होता है हमारा सेब, उस समय किसी भी जो सेब के उत्पादन के जो क्षेत्र है वहाँ से सेब तैयार नहीं होता है। यानी कि मैदानी क्षेत्र में यदि हम इस अन्ना प्रजाति का बागवानी को बढ़ाते हैं तो सेब हमें उस समय मिल सकता है जिस समय कहीं से भी ताजे सेब की हार्वेस्टिंग नहीं होती है, उस समय यहाँ से हम सेब की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और ये एक नई दिशा, नई पहल होगी। ये तो थी सेब के बारे में जानकारी, और अब आइए जानते हैं कि अमरूद में क्या नया प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा संस्थान समेकित कृषि प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रयासरत है, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसका उद्देश्य होता है कि कृषि के सारे कंपोनेंट, सारे अवयव एक साथ एक जगह हों, जिससे कि किसान की बाहर के मार्केट पर निर्भरता समाप्त हो जाए और सब कुछ उसको अपने खेत से मिले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ अमरूद के बाग में हम लोग इसमें खड़े हुए हैं। तो साथियों यहाँ पे हमने अमरूद की 3 किस्मों को लगाया, जो अच्छी किस्में मानी जाती हैं उनको हमने लगाया, ये देखने के लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में अमरूद की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। तो उसके अंतर्गत हमने श्वेता वैरायटी लगाई, इलाहाबाद सफ़ेदा लगाई और लखनऊ 49 यानी कि सरदार किस्म को लगा के देखा। अगस्त 2014 में हमने पौधों को लगाया और अगस्त 2015 से हमारे इन पौधों में पुष्पन और फलन का कार्य प्रारंभ हो गया। तो सबसे अच्छे परिणाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में आया कि श्वेता प्रजाति के पौधे जो हमारे लगे हुए हैं, इनमें सर्दियों की फसल की तुड़ाई हम लोग कर चुके हैं और बसंत ऋतु की फसल भी हमारी तुड़ाई के लिए तैयार है। तो अमरूद जो हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में वही फसल लेते हैं जो हमारी 3 परिस्थितियों में खरी उतरती हो। अमरूद की फसल ऐसी है जिसमें हम फसल नियंत्रण के लिए कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग करके इसके आकार को हम नियंत्रित कर देते हैं, और इसमें वो गुणवत्ता पहले से है कि शीघ्र फलत वाली, जिसको प्रिकासियस बोलते हैं। लगाने के 1 वर्ष बाद से इसमें पुष्पन फलन हो रहा है, तो वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा कि प्रूनिंग करके हम आकार को नियंत्रित कर लेते हैं, वो भी हो गया। तीसरा, इसकी कैनोपी बहुत अधिक बढ़ने नहीं पाती है। तो इस प्रकार से समेकित फसल प्रणाली विकसित करने के लिए फलों पर आधारित अमरूद बहुत अच्छी फसल है, और अमरूद में भी श्वेता किस्म के परिणाम अभी तक हमें सबसे अच्छे प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस संस्थान का ये तो अनुमोदन है कि अमरूद पर आधारित फसल प्रणाली यदि लगाना है तो नवीनतम किस्मों को, जिसमें कि श्वेता है जो कि
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से विकसित की गई थी, बहुत अच्छा परिणाम दिखा रही है। इस प्रजाति को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ पे जो किसान आते हैं, वो कई किसान आए, उन्होंने इस प्रजाति को देखा और उन्होंने इस प्रजाति को अपने यहाँ पे लगाने के लिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ के संपर्क में है, वहाँ से पौधों की बुकिंग कर रहे हैं। यानी कि ये इस प्रजाति की डिमांड पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड के कुछ जनपदों में बहुत अधिक बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके परिणाम प्रारंभिक अवस्था से ही अच्छे आने शुरू हो गए हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। ये था आज का हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम। खेती किसानी में नई जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन और अब समय है आपसे अनुमति लेने का। नमस्कार।